प्रिय विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने आधुनिक काल की परिस्थितियों पर विचार किया था, आधुनिक काल के उदय पर विचार किया था। पृष्ठभूमि के रूप में हमने पिछले युगों को भी देखा था। आज हम बात करते हैं आधुनिक युग के पहले कवि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में शामिल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो महत्व है वह महत्व उनके प्रिय प्रवास नामक काव्य से है। हरिऔध जी ने प्रिय प्रवास नामक काव्य लिखा और उसमें राधा को एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित किया। एक तरह से हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत काव्य की परंपरा है, उसी परंपरा की एक आधुनिक कड़ी के रूप में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास काव्य को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, आपने सूरदास पढ़ा है, आपने नंददास भी पढ़ा होगा, या कृष्ण काव्य परंपरा के काव्य के बारे में आप जानते होंगे। हमें हरिऔध के प्रिय प्रवास को समझने के लिए, हरिऔध की राधा को समझने के लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। ये पृष्ठभूमि है भारतीय साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा की। विद्यार्थियों, क्योंकि प्रिय प्रवास राधा से संबंधित काव्य है और राधा भ्रमर गीत परंपरा का प्राण तत्व है, इसलिए यहाँ पर भ्रमर गीत परंपरा को समझना जरूरी है। बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने भ्रमर गीत परंपरा को रखता हूँ। आप मानकर चलिए कि प्रिय प्रवास को समझने के लिए ये एक पृष्ठभूमि है जिसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों, भ्रमर गीत परंपरा का आरंभ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 12वें श्लोक से माना जाता है। वहां केवल इतना सा प्रसंग है कि एक भंवरा है जो एक नायिका के चारों ओर घूम रहा है और उस नायिका के मन में यह ख्याल आता है कि ये तो कृष्ण है, कृष्ण के जैसा ही है, स्वार्थी है। और इसी एक भाव से पूरे भ्रमर गीत काव्य परंपरा का सूत्रपात हो गया। विद्यार्थियों, श्री भागवत का जो श्लोक था उसका बाद में सबसे सशक्त उपयोग किया जयदेव ने अपने गीत गोविंद में। जयदेव के गीत गोविंद में राधा और कृष्ण और गोपियों की रासलीला है। जयदेव के गीत गोविंद के बाद विद्यापति ने अपनी पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया। विद्यार्थियों, उसके बाद भक्ति काल में सूरदास ने भ्रमर गीत लिख करके इस काव्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। सूरदास के बाद
नंददास ने भंवर गीत लिख करके इस काव्य को नया उत्कर्ष दिया। यानी श्रीमद् भागवत से चली हुई ये काव्य परंपरा जयदेव के गीत गोविंद में आई, जयदेव के गीत गोविंद से विद्यापति की पदावली में आई, विद्यापति के बाद सूरदास में, नंददास में, या इस तरह कहें कि अष्टछाप के समस्त कवियों में यह काव्य परंपरा पाई गई। भक्ति काल के बाद यानी रीति काल में तो संपूर्ण रीति काल कहीं ना कहीं उसी भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम और वियोग का वर्णन है। उसके बाद यह काव्य परंपरा और आगे बढ़ी तो रीति काल और आधुनिक काल की संधि स्थल के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक में देखी गई। उद्धव शतक इस समूची काव्य परंपरा में एक अलग भावभूमि का काव्य है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के बाद हरिओद के प्रिय प्रवास में, और चलते चलते कई रूपों में उसके बाद अंत में धर्मवीर भारती के कनुप्रिया में यह काव्य परंपरा दिखाई देती है। अब मैं संक्षेप में आपको बता दूं, जो सूरदास की ग्वालिन है, गोपियां हैं, वह बहुत भोली है, मासूम है, वह गंवई है, ग्रामीण है, वह चतुर नहीं है। लेकिन नंददास की जो गोपियां हैं या नंददास की जो राधा है वह चतुर है। नंददास और सूरदास दोनों की गोपियों में या राधा में बहुत अंतर है। इसी तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर की राधा जो है वो बिल्कुल भिन्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो गोपियां हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं। वहां एक अलग ही रूप दिखाई देता है। फिर हरिओद की जो राधा है वो बिल्कुल अलग है। उसके बाद जो राधा धर्मवीर भारती की कनुप्रिया की है वो बिल्कुल अलग है। सबकी भावधारा अलग है, सबकी विचार भूमि अलग है, सबका व्यक्तित्व अलग है। तो विद्यार्थियों, हम आज बात करते हैं कि राधा का यह स्वरूप किस किस तरह से विकसित हुआ, किस किस तरह से प्रभावित हुआ, और हरिओद की राधा की क्या क्या खास विशेषताएं हैं। जब हम इस प्रिय प्रवास सर्ग को पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल में हम व्याख्या करेंगे, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं कि हरिओद की राधा बिल्कुल आधुनिक भावभूमि वाली एक समझदार स्त्री है, जो श्रम और श्रमिक मूल्यों को समझती है। वह श्रमिक लोगों के अवदान को समझती है, उनके मूल्य को समझती है। आप देखेंगे तो जब राधा संदेश भेजती है अपना, तो वह जो पवन है, जो बादल है, जो मेघ है, उसके द्वारा अपना संदेश कृष्ण को भेजती है। तब वह स्पष्ट करती है कि वह दीनहीन और विरह संतप्त राधा नहीं है, वह आधुनिक विचार बोध से युक्त राधा है, आधुनिक भाव बोध से युक्त राधा है। वह जीवन को समझती है, जीवन की समस्याओं को समझती है, वह समकालीन भाव बोध से भी प्रेरित है, वह समकालीनता को समझती है। आप अगर ध्यान से देखें तो हरिओद का जो रचना काल है वह भारतीय राजनीति में गांधीवाद के चरम का काल भी है, गांधी दर्शन के चरम का काल भी है। यानी गांधी जी जिस ढंग से चरखा चला करके, छोटे छोटे कुटीर उद्योग चला करके लोगों को प्रेरणा देते थे, हरिओद की राधा भी इसी तरह से लोगों को प्रेरणा देती है, उनकी प्रेरणा बनती है। हरिओद कहते हैं, कंगालों की ती परम निधि
औषधि थी पीड़ितों की। तो ये जो बात वो कहते हैं, ये सीधा सीधा आपको ऐसा लगेगा कि गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वह सिद्धांत कहीं ना कहीं हरियोद ने उस राधा में रूपांतरित कर दिए हैं। हरियोद की राधा ग्रामीण स्त्रियों को टोकरी बनाना सिखाती है, कताई बुनाई सिखाती है, वह उन्हें छोटे छोटे काम सिखाती है। वह विरह में केवल आंसू बहाती नहीं रहती है, संदेशन मधुवन कूप भरे, यानी रो रो के वह आंसू बहा करके कुएं भरने वाली राधा नहीं है। वह कंगालों की थी परम निधि। वह जो गरीब थे, जो पीड़ित थे, उनकी औषधि थी, गरीबों की वह निधि थी। यानी सबको वह अपने साथ रख करके उस जीवन के अनुरूप, उस युग के अनुरूप क्रियाकलापों से संचित करके कुछ ना कुछ सिखाती थी। यानी वह राधा श्रम की संस्कृति को मानने वाली थी, श्रम के मूल्य को मानने वाली थी। वह गांधी दर्शन से प्रभावित थी। हरियोद की राधा केवल आंसू बहाने वाली नहीं थी, केवल कृष्ण के वियोग में पीली पड़ जाने वाली नहीं थी। वह कृष्ण के वियोग में बिल्कुल मरणासन नहीं होने वाली थी। वह जीवंत थी, वह संघर्षशील थी, वह उस दुख को महसूसते हुए भी दूसरों के दुख कम करने की कोशिश करती थी। ऐसी राधा थी हरियोद की। तो इस राधा के विषय में हम और डिटेल में जानेंगे जब हम प्रिय प्रवास का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।